नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के संभवतः सबसे युवा मंत्री संदीप सिंह जी। जाहिर है संदीप जी पर जिम्मेदारी बड़ी है, न सिर्फ नौनिहालों के बेहतरी की बल्कि अपनी ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत की पहचान को कायम रखने की। ऐसा इसलिए क्योंकि संदीप सिंह बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, यूपी के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी के पोते भी हैं। शिक्षा की बात करते हैं। अमूमन ये धारणा रहती है कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है, लेकिन मैं आपकी जो बेसिक शिक्षा की सोशल मीडिया की टीम है उसके लगातार वीडियोस देखता हूँ, तस्वीर बहुत ज़्यादा बदली नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकारी स्कूल नहीं, ये कोई एक अच्छा प्राइवेट स्कूल है। ये बदलाव कैसे हो पाया? जी अनुराग जी, धन्यवाद सबसे पहले तो कि आपके चैनल पे यहाँ पर आज मेरे डिपार्टमेंट को लेकर के जो कि बेहतर अच्छे बदलाव किए गए हैं उसको आम जन तक रखने का एक अवसर मिला है मुझे। मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसी बच्चे के भविष्य को, उसके भविष्य के निर्माण करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, अपने देश के योगदान के लिए। तो हमारे डिपार्टमेंट से हमने बच्चे की नींव की शिक्षा कैसे तैयार करनी चाहिए उस पर हम सब लोगों ने फोकस किया। बेसिक शिक्षा में ऐसे सभी परिवारों के, बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी विद्यालय हैं, ऐसे सभी परिवारों के बच्चे हमारे विद्यालयों में आते हैं जो कि अपने आपको जो संपन्न नहीं हैं, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं, जो कि कई सारी चीज़ों को अपने जीवन में अपने बच्चों को मुहैया नहीं करा सकते हैं, काफ़ी सारी सुविधाओं को, वो बच्चे खास तौर पे परिषदीय विद्यालयों में आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को, क्योंकि हर बच्चा समान है और हर बच्चे को अपने भविष्य को तय करने का, अपने भविष्य में जो भी वो बनना चाहता है उसको बनने का उसके पास अधिकार है। तो हमने बच्चे की शिक्षा के लिए परिषदीय विद्यालयों में, जो कि बहुत ज़्यादा पिछले समय में अगर हम देखें 2017 से पहले, तो परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उसको हम सब लोगों ने सुधारने की जिम्मेदारी ली। 2017 से जब से हमारी सरकार आई, सबसे पहले हम सब लोगों ने जिम्मेदारी ली कि स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जाए, जो कि अपने आप में अगर हम जा कर के देखते तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी, क्लासरूम्स में कोई सुविधाएं नहीं थी, बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, कॉपी किताबें समय पर बच्चों को नहीं मिलती थी। स्कूल ये 2017 से पहले की स्थिति? 2017 से पहले की स्थिति है। बच्चों को स्कूल्स में जाने के लिए टॉयलेट नहीं होते थे, तो स्वाभाविक था कि जो पेरेंट्स थे, अभिभावक भी थे, जब तक कोई मूलभूत सुविधा विद्यालय में नहीं होगी तब तक कोई भी अपने बच्चे को, चाहे कमज़ोर से कमज़ोर परिवार का हो, लेकिन अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेगा जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जब तक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी अपनी बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजेगा। ये सारी चीज़ों को हम सब लोगों ने देखते हुए कायाकल्प का प्रारंभ हम सब लोगों ने स्टार्ट किया। कायाकल्प का ये स्वरूप तैयार हुआ जिसकी पूरे देश में सराहना की जाती है। उत्तर प्रदेश के हमारे लगभग 1,30,000 से अधिक हमारे पास परिषदीय विद्यालय हैं। 1,30,000? ये 1,32,000 लगभग कुछ विद्यालय हैं। इससे भी ज़्यादा? 1,32,000 लगभग कुछ हमारे पास परिषदीय विद्यालय हैं, जिन पे हम सब लोगों ने ये कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य हम सब लोगों ने 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 98% तक लगभग इन सभी 19 पैरामीटर्स पे हम सब लोग आज 2017 से लेकर के अभी तक कार्य पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो जब आपने ये जिम्मेदारी संभाली और आपने देखे होंगे अलग अलग जाकर स्कूलों को ग्राउंड जीरो पर, आपको खुद को अजीब सा नहीं लग रहा था कि क्या ये देश के सबसे बड़े सूबे की स्थिति है जहाँ पर नौनिहालों की आबादी सबसे ज़्यादा है, जो बेहतर राष्ट्र में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, और वहाँ इतनी बदहाल स्थिति? थोड़ा आप हैरान हुए थे तब? देखिए, आहत हुए थे? बिल्कुल, देखिए खराब तो लगता है, क्योंकि सरकार जो है हर बच्चे के लिए धनराशि भी खर्च करती है और उसके बाद में जब पूरा पैसा खर्च किया जाता है और बच्चे का आउटपुट नहीं देखने को मिलता है और बच्चे उसी बदहाल स्थिति में अगर मिलते हैं, बच्चे अपने भविष्य को सुधार नहीं सकते हैं और उनके अभिभावक भी उनको किसी प्राइवेट और अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उनको जो भी बेहतर सुविधाएं सरकार दे सकती है हम उनको सुविधाएं दें। ये सारी चीज़ों को देख करके बहुत बुरा लगा। 2017 से ये विभाग लगभग मेरे पास है। 2017 में मेरे इस विभाग के राज्य मंत्री के रूप में मुझे नियुक्त किया गया था, और अब जब दूसरी सरकार बनी 2022 में, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी मिली। तो लगभग 2017 से ही इस विभाग को मैं
देखता चला आ रहा हूँ इस विभाग में जो बदलाव आ रहे हैं वो वाकई में बहुत ही बड़े बदलाव हैं, जो परिषदीय विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए हम सब लोगों ने कार्य किया है। बच्चों की उसका प्रभाव ये पड़ा कि बच्चों की जो नामांकन की हमारी संख्या थी वो लगातार प्रतिवर्ष बढ़ती चली गई। 2017 से पहले बच्चों मतलब सरकारी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, उनके माता पिता भेजना चाह रहे हैं, बच्चे भेजना चाह रहे हैं। और कई सारे मुझे बताते हुए खुशी, हमारे विद्यालय ऐसे हैं, नोएडा में भी कुछ स्कूल्स हैं, लखनऊ में भी कुछ स्कूल्स हैं, परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हमें एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगाना पड़ता है। आगरा में भी मैं अभी पिछले दिनों गया था, एक विद्यालय था, तो वो वहाँ के जो टीचर्स थे वो मुझे बड़े खुश होकर के बता रहे थे कि हमें अपने स्कूल पर एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगाना पड़ता है क्योंकि उनका विद्यालय इतना अच्छा हो गया है और काफ़ी सारे वहाँ पे अभिभावक बच्चों को पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, फिर बाकी सवालों पर आऊँगा। अमूमन जब हम आलोचना करते हैं सरकारों की तो कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे सेक्टर हैं जो सरकार की प्राथमिकता में नहीं होते हैं, इससे वोट नहीं मिलता है। क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं यूपी के मतदाताओं को कि बीते 2017 से अब तक के सफ़र में शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में रही है? देखिए, बिल्कुल, शिक्षा अगर सरकार की प्राथमिकता में नहीं होती तो सरकार का सबसे बड़ा जो बजट तैयार किया जाता है, सबसे बड़ा एक उसका पोर्शन जो है शिक्षा को दिया जाता है। सबसे बड़ा पोर्शन बजट का स्वास्थ्य से भी पहले शिक्षा को दिया जाता है, उसके बाद स्वास्थ्य आता है, क्योंकि शिक्षा के हमारे कई विभाग हैं, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्रावधिक, चिकित्सा, सारी तरह की शिक्षाओं को मिला करके, तो सबसे बड़ा बजट शिक्षा के लिए जाता है सरकार का। लेकिन हमने जो एनसीईआरटी का हमारा करिकुलम है उसको एससीईआरटी के माध्यम से अपने स्टेट के लोकल उसमें हम सब लोगों ने चीज़ें भी ऐड करी हैं और सेम कोर्स को हम सब लोगों ने अपने परिषदीय विद्यालयों में भी अब लागू किया है। लेकिन बदलते वक्त के साथ संदीप जी, अब जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़रूरी है और शिक्षा का वो एक अहम हिस्सा है। आपकी जो सरकार है वो डिजिटल क्लास को भी प्रमोट कर रही है। कितना ज़रूरी, कितना कारगर आपको लगता है, खासकर सरकारी स्कूलों में भी? यूट्यूब हो गया और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसके माध्यम से बच्चे देख करके और सुन करके समझ ज़्यादा अच्छी तरह से किसी चीज़ को किसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर क्लियर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज हर एक प्राइवेट स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स आप देखेंगे, सब में मुझे लगता है कि स्मार्ट क्लासेस की सुविधा, कंप्यूटर लैब्स की सुविधा हर एक किसी भी प्राइवेट स्कूल में उपलब्ध है। तो हमारे परिषदीय विद्यालय इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है पीछे नहीं रहने चाहिए। इसको देखते हुए हमने हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, हम सब लोगों ने अपने पहले तो जितने हमारे 6 to 8 विद्यालय हैं, इसको हम सब लोगों ने लेने का प्रारंभ किया है। उसके बाद में और भी जो हमारे विद्यालय हैं, सभी में हम स्मार्ट क्लासेस को लेकर के जा रहे हैं। प्रदेश के हर एक विद्यालय में स्मार्ट क्लास के माध्यम से उसका एक डिजिटल कंटेंट भी हम सब लोगों ने तैयार किया है। बच्चों को यहाँ तक कि टैबलेट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं पठन पाठन के लिए। हर एक स्कूल के लिए अभी 2-2 टैबलेट्स हमारी सरकार के द्वारा हर परिषदीय विद्यालय को दिए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों के पठन पाठन के लिए जो दीक्षा पे हमारा डिजिटल कंटेंट, लगभग काफ़ी सारा डिजिटल कंटेंट है, 16,000 से भी अधिक कंटेंट तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ही दीक्षा के पोर्टल पे अपलोड किया गया है। इन सारे कंटेंट्स के माध्यम से बच्चे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, उसको देख करके सीख रहे हैं और बेहतर। और कैसा फीडबैक अब तक आपको मिल रहा है इसका? देखिए, फीडबैक बहुत अच्छा है। बच्चों की रुचि बढ़ी है विद्यालय जाने में। बच्चों की संख्या विद्यालय में जो कि पहले 20%, 25% तक भी नहीं रहती थी, अब बच्चे 70%, 80% तक बच्चों की जो अटेंडेंस है वो काफ़ी सारे स्कूल्स में अटेंडेंस इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। एक चीज़ इससे जुड़ी है वो है डिजिटल अटेंडेंस की। उसको लेकर अलग अलग तरीके के तर्क सामने आते हैं। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार ने इस डिजिटल अटेंडेंस के कॉन्सेप्ट को पूरे देश भर में लागू करने के लिए भारत सरकार ने कहा है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों की जो डिजिटल अटेंडेंस है, इसको लेते हुए एक तो बच्चा कितना स्कूल में आ रहा है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास में ऑनलाइन होगा। उसका अभिभावक भी उसको देख सकते हैं कि हमारा बच्चा कितने दिन स्कूल में गया, उसको बैठ करके चेक कर सकते हैं। और साथ साथ बच्चों के लिए जो सरकार ने डिफरेंट अलग अलग स्कीम्स है, जैसे कि मिड डे मील की भी स्कीम है। बच्चा कितने दिन स्कूल आ रहा है, उसको मिड डे मील का जो पोषण उसको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हर एक बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। और बच्चों के जो डिजिटल अटेंडेंस है उसको लेकर के हम सब लोगों ने पहले से बहुत सारी चीज़ें प्रारंभ कर दी हैं। बच्चों को जो टैबलेट्स दिए गए हैं उसके माध्यम से बच्चों के डिजिटल अटेंडेंस को लेने का भी जो प्रक्रिया है वो हम सब लोगों ने शुरू कर दी है। बड़े आसानी से बच्चों के अटेंडेंस को ले लिया जाता है। आपने अभी शुरुआत में जिक्र किया था कि देखिए यूपी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है। आपने बजट का हवाला दिया था, काफ़ी ज़्यादा बजट भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, आपके डिपार्टमेंट को भी, मिनिस्ट्री को भी। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो पा रहा है और उसका आउटकम किस तरीके का निकल पा रहा है?
देखिए, हर बच्चे के लिए जो बजट दिया जाता है, बच्चों को समय पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब सरकार पैसा खर्च करती है तो समय पर अगर बच्चों को सुविधाएं ना मिले तो जो बजट सरकार के द्वारा बच्चे के ऊपर खर्च किया जा रहा है उसका कोई लाभ नहीं है। सबसे पहले बच्चों को समय पे पुस्तकें उपलब्ध, किताबें बच्चों को समय पे उपलब्ध हो जानी चाहिए। और जो डीबीटी के माध्यम से हम लोग धनराशि बच्चों को देते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों को जूते, मोजे, कॉपी, किताब, बैग और स्टेशनरी, सारी चीज़ें हम सब बच्चों को जो उपलब्ध कराते हैं वो सारी चीज़ें बच्चों तक समय से पहुँचे। 1200 रुपये की धनराशि हर एक बच्चे के अभिभावक के खाते में जाती है, जिससे वो सारी चीज़ें, मैंने आपको जो गिनाई, वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए लेते हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता रहती है कि बच्चों को समय से सारी चीज़ों का जो भी धनराशि पहुंचनी है डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हर एक बच्चे तक पहुंचे। और ये हमने सुनिश्चित किया है कि हमारे यहाँ पे सेशन प्रारंभ होने से पहले हम बच्चों को जो पुस्तकें मिलनी हैं वो सारी पुस्तकें हम उपलब्ध करा देते हैं। पिछले वर्ष का सेशन पहला ऐसा सेशन था जहाँ पे हम सब लोगों ने बच्चों को समय से पहले पुस्तकें सारी उपलब्ध करा दी। और इस वर्ष भी हम सब लोग बच्चों को समय से पहले प्रयास करेंगे। जब अगला सेशन प्रारंभ होगा उसकी प्रक्रिया हम सब लोगों ने समय से प्रारंभ कर दी है। बच्चों को पुस्तकें अगले आने वाले सेशन में बच्चों को समय से मिल जाएं, जिससे कि उनकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई दिक्कत। ये जो अगला जो शैक्षणिक सत्र है उसके लिए आपके मंत्रालय ने बड़ा टारगेट रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ, ये आपकी मुहिम है। कोई उस विज़न को हासिल करने के लिए किसी तरीके की स्ट्रेटेजी है, किस रणनीति के तहत आप ये कर पाएंगे? देखिए, जब नया सेशन प्रारंभ होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और हम सब लोग एक युद्ध स्तर पे कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, स्कूल चलो अभियान, जिसका प्रारंभ मुख्यमंत्री जी शुभारंभ स्वयं करते हैं। और हर एक ज़िले में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी लोग और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में लगते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं जो हमारा सहयोग करते हैं। स्कूल चलो अभियान को हम सब लोग पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने का हम सब लोग काम करते हैं। और इस वर्ष में मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार का जो हमारा सत्र था, हम 14 लाख नए बच्चों को हम अपने परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था के साथ में जोड़ने में इस स्कूल चलो अभियान के माध्यम से सफल हुए। और हमने अपने बच्चों की जो हमारी अधिकतम संख्या है 1,91,00,000 तक, हम अपने परिषदीय विद्यालयों में छात्र की संख्या को 1,91,00,000 तक लेकर के हम सब लोग जाने में सफल हुए हैं, जो कि अपने आप में। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1,91,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। वर्तमान में 1,91,00,000 तक हमारी अधिकतम संख्या रही है परिषदीय, क्योंकि हर सेशन में बच्चों की संख्या कुछ पास आउट होते हैं। ये देश के कई राज्यों की कुल आबादी के बराबर। बिल्कुल। इस सबसे अधिकतम जो हमारी सरकार में 1,91,00,000 रही है। अभी भी जो हमारे एग्जैक्ट फिगर्स होंगे वो लगभग 1,70,00,000 के आसपास कुछ ऐसे फिगर्स होंगे। एग्जैक्ट मेरे पास नंबर्स अभी कितने हैं छात्रों को नहीं, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों की आबादी इतनी होती है। बिल्कुल जी, हम इसको पूरे पठन पाठन के कार्य को और हर एक बच्चे को पारदर्शिता के साथ में जो भी सुविधाएं डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती हैं हर एक बच्चे तक पहुँचे, इसको हम सब लोग सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। और हमारे काफ़ी सारे KGBVs ऐसे हैं, 600 से अधिक हमारे KGBVs अभी ऐसे हैं जो कि उच्चीकृत हो चुके हैं। और बाकी जितने भी हमारे KGBVs हैं, लगभग सभी विकासखंडों में 800 की कुछ संख्या है। इस पे हमारा कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। सभी KGBVs को हम सब लोग 12वीं क्लास तक अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो बच्चे की एक आउट ऑफ स्कूल की एक परिभाषा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इस पे भी हम सब लोगों ने कार्य किया। कोई बच्चा कितने समय तक अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको हम आउट ऑफ स्कूल बच्चा मतलब आउट ऑफ स्कूल या पढ़ाई की व्यवस्था से दूर जाते हुए बच्चे को मानेंगे। इसकी परिभाषा को भी हम सब लोगों ने तैयार करने का काम किया है। तो टीचर्स को ध्यान दिया जाता है कि हर एक बच्चे को रेगुलर स्कूल आना है। कोई भी बच्चा 40 या 40 से लगभग 46 समथिंग कुछ ऐसा है कि अगर इतने दिन तक बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है तो हम उसको आउट ऑफ स्कूल बच्चा मानेंगे। और उसके अभिभावकों से हमारे टीचर्स जाकर के बात करेंगे या कोई भी जाकर के बात करेगा। पर ये तो प्राइवेट स्कूल में होता था, सरकारी स्कूलों में तो ऐसा होता नहीं था। बच्चा आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। अब तक तो यही हमने देखा भी, सुना भी। नहीं जी, अब तो परिषदीय विद्यालयों की स्थिति बहुत ज़्यादा बदल गई है। और हमारे कोई भी विद्यालय, हम तो इस स्तर तक इसको लेकर के जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल चाहे कोई सा भी हो, उसको हमारे विद्यालय की जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं उसको हम सब लोग कंपटीशन दे सकें। तो हमारे शिक्षक, हमारे पास बहुत होनहार शिक्षक हैं। हमारे पास लगभग 6 लाख से भी अधिक हमारे पास शिक्षक हैं। 6,08,000 लगभग हमारे पास शिक्षक हैं, जो कि सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब मिला करके। ये सभी शिक्षक बहुत होनहार हैं और पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं। डिपार्टमेंट को नए स्तर तक, ऊंचाई तक लेकर के जाने के लिए मेरे शिक्षकों का, जो भी हमारे विभाग में कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़ा योगदान उनका है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए अपने शिक्षकों
तक उनकी प्रेरणा को लेकर के जाते हैं और शिक्षक उन सारी चीज़ों को, उनकी जो सोच है, मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर एक बच्चा होनहार बने, उस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आप ग्राम पंचायत के स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी पर भी काम कर रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए पंचायत स्तर पर? देखिए, पंचायत स्तर पे ये पंचायती राज विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को लिया गया है और ये बच्चों के पठन पाठन के लिए पंचायती राज विभाग इस स्कीम को जो है लागू कर रहा है। बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी मुझे लगता है कि पठन पाठन का एक बहुत ही अच्छा साधन है और लाइब्रेरी में बच्चे जाकर के, क्योंकि एक कल्चर जब तक हम लोग कोई सुविधा नहीं देंगे तब तक वो कल्चर डेवलप नहीं हो सकता है। बच्चे को कोई सुविधा मिलेगी, पहले एक बच्चा जाएगा, 2 बच्चे जाएंगे, किसी को 2 बच्चे से 4 बच्चे होंगे, एक नई चीज़ होगी। और लाइब्रेरी में जाकर के अगर बच्चा सीखता है, नॉलेज को ग्रहण करता है, तो उसके पास में एक सागर है नॉलेज का। उसको जो भी उसकी क्वेरी होगी, उस लाइब्रेरी में जाकर के बच्चा अपने कंटेंट को सर्च करे और उस चीज़ के बारे में जानकारी ले। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है और ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसको ग्राउंड स्तर पे उतार करके इसको चालू कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के कंपैरेटिवली ये जो बेसिक एजुकेशन है ये ज़्यादा चुनौती भरी है और ज़्यादा जिम्मेदारी भरी भी है, क्योंकि जो नींव है वो यहीं से मजबूत होती है बच्चे की? देखिए, बच्चा क्योंकि जब तक पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा तब तक जो माध्यमिक और उसके ऊपर हायर एजुकेशन में जाएगा, बच्चे की जब तक नींव नहीं मजबूत होगी, उसके इंटरेस्ट नहीं जब तक डेवलप होंगे, तब तक उसकी आगे की एजुकेशन उसके लिए किसी काम की नहीं होती है। और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के बच्चे की शुरुआती दौर में ही, जब तक बच्चा कक्षा 2 तक ही पहुंचता है, उसके पास में मूलभूत सारे ज्ञान होने चाहिए। उसको पढ़ने का, लिखने का और बोलने की सारे ज्ञान बच्चे के पास होने चाहिए। बिल्कुल। तो ये हम सब लोग अपने निपुण लक्ष्यों के ऊपर भी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। आपने बात छेड़ी है, तो हमारे डिपार्टमेंट निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है और कक्षा 2 तक के हमारे हर बच्चे को हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उसको गणित का ज्ञान होना चाहिए, उसको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, उसको लिखना भी आना चाहिए। तो इन सारे लक्ष्यों पे हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष तक हम सब लोगों ने इसके समय समय पे इसके हमारे सर्वेज भी होते हैं, बच्चों के एग्जामिनेशंस होते हैं। एग्जामिनेशन में 16,000 से अधिक हमारे विद्यालय पिछली वर्ष ऐसे आए थे जो कि निपुण विद्यालय थे। वहाँ पे पढ़ने वाला हर एक बच्चा, कक्षा 2 तक का हर एक बच्चा, उसको भाषा का और गणित का ज्ञान हर एक बच्चे को है। मुझे यकीन है कि इस वर्ष के जब हमारे मूल्यांकन होंगे तो ये संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। पिछली वर्ष तक 16,500 लगभग 16,500 विद्यालय हमारे निपुण विद्यालय घोषित किए गए थे और इस वर्ष दुगनी ये संख्या होगी जो हमारे विद्यालय निपुण घोषित किए जाएंगे, जहां पढ़ने वाला हर एक बच्चा, मैं दोबारा से कहता हूं कि उसको भाषा का और गणित का कक्षा 2 तक। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि संभवतः असर नाम की एक रिपोर्ट है जो आती है हर साल, जो बताती है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी क्लास की जानकारी नहीं रखता है, 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 5वीं क्लास के बारे में जानकारी नहीं रखता है। तो आप कह रहे हैं कि यूपी में ऐसी स्थिति अब नहीं होगी? देखिए, सुधारने के लिए स्थिति ऐसी थी यूपी में, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इसको सुधारने के लिए बहुत तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि निपुण विद्यालय जब घोषित होते चले जा रहे हैं, हमारे निपुण विद्यालय बन रहे हैं, तो पढ़ने वाला हर एक बच्चा वहाँ पर निपुण है। 2 क्लास तक का हर एक बच्चा जब भाषा और गणित का ज्ञान है तो वो किताब को पढ़ भी सकता है, सीख भी सकता है, समझ भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है और जिस पे हम सब लोगों ने काम किया है। अब बच्चा तभी आगे बढ़ता है जब वो उस स्टैंडर्ड का, उस ग्रेड का जितनी नॉलेज है उसको जो मिल जाती है, तभी उसको प्रमोट किया जाता है। आप, मुझे लगता है, आप करेक्ट कीजिएगा, मुझे लगता है कि अभी भी आप देश के सबसे बड़े सूबे में संभवतः सबसे युवा मंत्री हैं। आपको जब ये मंत्रालय दिया गया, आपको ऐसा नहीं लगा कि ये ज़्यादा जिम्मेदारी वाला मुझे महकमा दे दिया है? 2.25 करोड़ बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, 6 लाख से ज़्यादा टीचर हैं जिनकी जिम्मेदारी है। देखिए, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी होती है, चुनौती बड़ी होती है, तो अच्छा कार्य करने का भी अवसर मिलता है। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी सोच से क्या बेहतर डिपार्टमेंट को लेकर के आ सकते हैं, किस दिशा में लेकर के जा सकते हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है। और मुझे जिस तरह से प्रेरणा मिली है अपने बाबा जी से, जिस तरह से मैं प्रेरणा लेता हूँ, उन्होंने राजनीति में हमेशा हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए, सेवा के लिए अपने आप को, पूरे जीवन को समर्पित किया। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए अपना रोल मॉडल मैं उनको हमेशा मानता हूं। मैं आपका पड़ोसी भी हूं और मैंने बाबूजी के उस पूरे राजनीतिक दौर के कुछ हिस्से को कवर भी किया है। वो जो आपकी राजनीतिक विरासत है उसको सहेज कर रख पाना, उस लोकप्रियता को बरकरार रख पाना, आपको लगता है ये भी एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि अपेक्षाएं आपसे अपेक्षाकृत ज़्यादा होंगी लोगों की। देखिए, बिल्कुल अपेक्षाएं, क्योंकि बाबूजी ने जिस तरह से लोगों की सेवा की, बल्कि मेरे पिताजी ने भी, मैं बिल्कुल
उसके बाद में थर्ड जनरेशन उसी फील्ड में मैं सेवा कर रहा हूँ। लोगों का प्यार और आशीर्वाद, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद, जिस तरह से लोग बाबूजी के साथ में जुड़े हुए थे, लोग मेरे पिताजी के साथ में भी जुड़े हैं, और वही लोग जो बाबूजी के साथ में जुड़े हुए थे आज मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं। जब मैं क्षेत्र में भी जाता हूँ, काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने बाबूजी के साथ में चुनाव लड़ा है, काम किया है। आज मैं जब बैठता हूं तो मेरे पास आकर के बैठते हैं, सिखाते हैं कि बाबूजी इस तरह से करते थे। मतलब उनके लिए आप मंत्री जी नहीं हैं, उनके लिए आप पोते हैं? बिल्कुल नहीं जी, वो बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बाबूजी के साथ के कोई भी लोग मुझको मिलते हैं, मैं क्षेत्र में जाता हूं, बैठते हैं, समझाते हैं, बाबूजी ने ये काम किया, इस तरह से करते थे, आप भी इसी तरह से काम करो, मुझे सिखाते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन एक दबाव तो बढ़ता होगा ना, वो जो विरासत है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उस लोकप्रियता को कैसे बरकरार रखना है जो बाबूजी ने कमाई है। देखिए, प्रयास कर सकता हूं मैं, लेकिन बाबूजी ने जिस तरह से और जिस ऊंचाई तक बाबूजी गए, और हर एक व्यक्ति के दिल में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, क्योंकि बाबूजी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत मेहनत करी। उन्होंने बिल्कुल फर्श से अपना राजनीतिक जीवन को प्रारंभ किया, और राजनीतिक जीवन में काफ़ी सारे उच्च पदों तक अपनी लोकप्रियता के कारण, अपनी मेहनत के कारण बाबूजी पहुँचे। तो हर एक व्यक्ति, देश भर में हर एक व्यक्ति के मन में बाबूजी के लिए एक आस्था है, एक प्रेम भाव है, सम्मान है। और मेरा प्रयास है कि बाबूजी के उन्हीं पद चिन्हों पे मैं आगे चल सकूं, और जिस तरह से बाबूजी ने इस देश के लोगों की, इस प्रदेश के लोगों की सेवा की, मैं भी उसी तरह से सेवा कर सकूं। हालांकि पिछले कई दशकों में आपकी जो कर्मभूमि है उसका कायाकल्प हो चुका है, लेकिन फिर भी एक विधायक के तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, अपने क्षेत्र के साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं? वो जो विधायक निधि है वो कितनी इस्तेमाल हो पा रही है? देखिए, निधि को हम सब लोग प्रयास करते हैं कि ऐसी जगहों पे इस्तेमाल की जाए जो हर एक व्यक्ति के काम में आए। काफ़ी सारी हम लोग सड़कों के लिए काम देते हैं, या फिर बैठने के जो स्थान हो, शेड्स होते हैं, शेड्स वगैरह बनाने के लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। मंत्रालय को संभालते हुए 7 साल आपको हो गए हैं, अभी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा हो कि हाँ, आने वाले वक्त में ये छूट गया है, ये मुझे करना है? देखिए, परिषदीय 2025 का कोई लक्ष्य हो, अब तो हम साल के आखिरी दौर में बात कर रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों को अभी तक हम सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, और जब एजुकेशन की बात आती है तो जब प्राइवेट सेक्टर में हम सब लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल्स और सारी सुविधाएं एक बहुत ही उच्च स्तर के हम सब लोगों को दिखाई देती हैं। तब हम जब अपने परिषदीय विद्यालयों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करना उसके लिए मुश्किल है। शिक्षा की सुविधाओं को हम सब लोगों ने मजबूत किया है, लेकिन अगर बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट की ओर हम सब लोग देखें कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो सकता है, उसमें हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल्स के माध्यम से हम सब लोगों ने एक योजना लेकर के आए हैं, जो कि हमारे अभी 18 मंडलों में जी, और बाकी के हमारे सभी जनपदों में, ऑल ओवर 75 हमारे जनपदों में हम सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल्स को लेकर के जा रहे हैं, जो कि बड़े स्कूल्स होंगे। और उन स्कूल्स के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में जो सुविधाएं दी जाती हैं, लगभग 2 से 2,500 बच्चों तक की संख्या के स्कूल्स को हम सब लोग डेवलप करेंगे, जिसमें बच्चे आकर के पढ़ें। आसपास के जितने भी गांव के बच्चे होंगे उसको सेंट्रलाइज एक ही विद्यालय तक हम सब लोग लेकर के आने का ऐसा रूपरेखा बनाइए, और बच्चों को किसी साधन के माध्यम से, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे बस के माध्यम से, अलग अलग साधनों के माध्यम से आते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम सब लोग डेवलप करने के लिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के उस विद्यालय में जाकर के निःशुल्क जो हम व्यवस्था देते हैं, निःशुल्क उसको प्राइवेट, किसी भी बेहतर से बेहतर प्राइवेट स्कूल की जो शिक्षा होती है वो शिक्षा उसको हमारे परिषदीय विद्यालयों में मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं संदीप जी आपको। उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के बेहतर निर्माण के लिए आप इसी तरीके से डटे रहिए, जुटे रहिए। धन्यवाद।